तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK लक्ष्य एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर। क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं? मॉडल पेपर, वो भी साइंस का। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026। क्या है? माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026। इसमें आप लोग के मन में बहुत से डाउट होगा कि सर क्या इस बार के पैटर्न में चेंज हुआ है। देखो बच्चों, इस बार कुछ पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है। जैसे पहले एग्ज़ाम हो रहा था, सेम उसी पैटर्न पर इस बार भी एग्ज़ाम होगा। कुल आपका मार्क कितना रहेगा? 80 मार्क रहेगा। कितना रहेगा? 80 मार्क रहेगा। और टाइम आपको 2 घंटा 45 मिनट का दिया जाएगा। कितना टाइम? आपको 2 घंटा 45 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। तो आगे जो है बताते हैं कि आगे इसमें क्या क्या आ रहा है और हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आगे जो है, आगे सबसे पहले ये पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है, जिसमें सारा चीज़ लिखा रहता है। वो मार्कशीट किस तरह से भरना है, या कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हैं तो उसे किस तरह से लिखना है, सारा चीज़ इसमें बताया गया रहता है। यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ के बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग बताइएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी आपको पढ़ाया गया था। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? बताइएगा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? कहाँ बनते हैं? दर्पण के आगे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं। दर्पण के कहाँ बनते हैं? दर्पण के आगे बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? यानी दर्पण के आगे बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। बताइएगा कितना होगा? यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण का कितना होगा? बताइए कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कितना? 60 डिग्री होगा, यानी डी नंबर होगा हमारा सही। कितना होगा? 60 डिग्री। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है हमारा, अगला है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल C है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? बताइएगा। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल C है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा? क्या है? एक दर्पण पर आपतित प्रकाश का चाल कितना है? C है। कितना है? C है। तो परावर्तित प्रकाश का चाल कितना होगा? पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रकाश का परावर्तित चाल कितना होगा? कितना होगा बताइएगा। कितना हो जाएगा? CY2। कितना? CY2 अति CY4, सॉरी CY कितना होगा? CY4। कितना होगा? CY4। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा, गोलीय दर्पण में कार्तिक चिन्ह क्या है? गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाट की अनुसार कुल मूल बिंदु कितना होता है? क्या है? बताइएगा। अगला बताइए। अगला
बताइएगा आप लोग फटाफट। अगला है 5वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह पड़ी पाठ के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। कौन सा मूल बिंदु लिया जाता है बताइएगा। कहाँ से लिया जाता है? ध्रुव से लिया जाता है। कहाँ से? ध्रुव से लिया जाता है। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु कहाँ से लिया जाता है? ध्रुव से। कहाँ से? ध्रुव से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है बताइएगा। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसका प्रकाश क्या होता है? जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसका प्रकाश क्या होता है बताइएगा। बताइएगा क्या होगा। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसका गति क्या होता है? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिएगा। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या हो जाती है? उसकी गति बढ़ जाती है। क्या होती है? उसकी गति बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। उसकी गति बढ़ जाती है। देखिए कोई बच्चा कमेंट कर रहा है कि सी का गलत बताया गया है। सी है हमारा क्या, देख लेते हैं, एक मिनट। सी है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा? क्या है? देखिए यह एक मिरर है, इस पे आपतित प्रकाश की चाल कितना है? सी। और परावर्तित प्रकाश का भी चाल कितना होगा? सी ही होगा। और इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी आपतित प्रकाश के चाल जब सी है तो और प्रकाश का परावर्तित चाल क्या होगा? प्रकाश का परावर्तित चाल भी सी होगा। कितना होगा? सी होगा। यानी कौन सा? डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही, यानी सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 7वां। कौन सा है? अगला है हमारा 7वां। अगला है 7वां हमारा, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलता है? क्या है? अपवर्तन के कारण कौन सा राशि बदलता है बताइएगा। अपवर्तन के कारण कौन सा राशि बदलता है? अपवर्तन का कारण आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य राशि बदलता है। कौन सा? आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य राशि बदलता है। यानी ए और बी हमारा क्या हो जाएगा? दोनों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। कौन? ए और बी दोनों। कौन सा? ए और बी दोनों। अगला देखते हैं। अगला क्या है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या है बताइएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या है? बताइएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की होती है शक्ति क्या होती है? कितना होगा? 2 डायोप्टर। यह पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे कितना? 2 डायोप्टर। यानी 50 सेंटीमीटर वाले फोकस लेंस की दूर शक्ति कितना होता है? 2 डायोप्टर होता है। यानी P बराबर, इसमें सूत्र क्या लगाना है? P बराबर 100/f। कितना? 100/f। P बराबर क्या लगाना है? 100/f लगाना है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, तैलीय कागज होता है। क्या है? तैलीय कागज हमारा क्या होता है? पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तेल लगा हुआ कागज हमारा कैसा होता है? पारदर्शी होता है। कैसा? पारदर्शी होता है।
कैसा होता है? तेल लगा हुआ कागज़ हमारा कैसा होता है? पारदर्शी होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा प्रकाश की चाल न्यूनतम कितना होती है? प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किस में? बताइएगा। प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम किस में होती है? प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम कांच में होती है। किस में? प्रकाश की सबसे न्यूनतम चाल किस में होती है? कांच में होती है। प्रकाश की सबसे न्यूनतम चाल किस में होती है? कांच में होती है। किस में? कांच में होती है। चलिए अगला देखते हैं हम। जितना क्वेश्चन हम आपको बताए हैं इसमें सारा आपको पढ़ाया गया है। पिछले जितने दिन भी मैं क्लास लिया हूँ सारा एक बाय एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताइएगा। आप लोग वीडियो को भी शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र क्या है? निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्या? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बताइएगा। बताइए बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। किस पे बनेगा? बताइए। क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। यानी क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में किस भाग क्या है? निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस पर? दृष्टिपटल पर बनता है। कहाँ पे? दृष्टिपटल पर बनता है। कहाँ पे? दृष्टिपटल पे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कोई बच्चा कमेंट किया है कि 9 नंबर क्वेश्चन गलत है। देख लेते हैं एक बार 9 नंबर क्या क्वेश्चन क्या है। ओ सॉरी क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तेल लगा हुआ कागज होता है। तेलीय कागज होता है। क्या होता है? तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? पारभाषक होता है। कैसा होता है? पारभाषक होता है। क्या होता है? तेल लगा हुआ कागज हमारा क्या होता है? तेल लगा हुआ कागज हमारा पारभाषक होता है। कैसा होता है? तेल लगा हुआ कागज हमारा पारभाषक होता है। कैसा होता है? तेल लगा हुआ कागज हमारा पारभाषक होता है। ठीक है अगला देखते हैं हम। अगला आपको बता दिए थे 11 नंबर हो गया था। 11 नंबर क्या था? क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनता है? किस पर? दृष्टिपटल पर। किस पर? दृष्टिपटल पर बनता है। कहाँ पे? दृष्टिपटल पर। कहाँ पे? दृष्टिपटल पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? क्या है? नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। लग रहा है भाई कि आप लोग एकदम फुल्ली तैयारी के साथ है। जो भी हम गलत कर रहे हैं फटाफट आप लोग उसको कमेंट कर रहे हैं। लग रहा है कि नहीं बच्चे में जान है। बच्चे का तैयारी एकदम बेहतर लेवल का है। अगर इसी तरह का तैयारी आपका एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहा तो आपको एग्ज़ाम में बेहतर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए अगला देखते हैं। क्या था हमारा 12 नंबर क्वेश्चन? नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला है बाइफोकल लेंस। क्या है? बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? क्या है? बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है?
जरा दृष्टि दोष। कौन? जरा दृष्टि दोष सुधारा जाता है। कौन सा? जरा दृष्टि दोष सुधारा जाता है। कौन? जरा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है बाइफोकल लेंस के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्या? रॉड्स। क्या है? रॉड्स कोशिका किसके प्रति संवेदनशील होता है? क्या है? रॉड्स कोशिका किसके प्रति संवेदनशील होता है? क्या होता है? धुंधली रोशनी के, जहाँ धुंधली रोशनी होता है वहाँ पे सॉरी क्या हो जा रहा है? धुंधली कहाँ पे? धुंधली रोशनी में। कहाँ पे? धुंधली रोशनी में। क्या पूछा? रॉड्स कोशिका किसके प्रति संवेदनशील होता है? क्या है? रॉड्स कोशिका किसके प्रति संवेदनशील होता है? धुंधली रोशनी के प्रति। किसके? धुंधली रोशनी के प्रति। चलिए अगला देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है? ब्लाइंड सॉफ्ट में नहीं होता है। क्या है? ब्लाइंड सॉफ्ट में नहीं होता है। क्या है? कौन नहीं होता है? रॉड और कॉन। कौन है? रॉड और कॉन। अगला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये तो आपको पता होगा। ऊष्मीय पर। किस पे? ऊष्मीय पर। किस पे? ऊष्मीय पर। इस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम सब्जेक्टिव भी लिखना और किस तरह से कॉपी में आप लोग लिखेंगे सारे हम आपको बताएंगे। ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या बताया था आपको? अगला क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? क्या पूछ रहा है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? बताइएगा। किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। धन और ऋण का चिन्ह किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। किस में? कुंडली में नहीं होता है। किस में? कुंडली में नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? क्या होगा? क्या हो जाएगा? बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड होगा। कौन सा? जूल प्रति सेकेंड वाट के बराबर होता है। चलिए, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है किस चीज़ के बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? नाइक्रोम के बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताइएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताइएगा। क्या क्वेश्चन है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताइएगा। किस चीज़ के लिए? ऊर्जा के लिए। किस चीज़ के लिए? ऊर्जा के लिए। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगला है, क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? बताइएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी?
किसने की थी? ऑस्टर जी ने की थी। किसने? ऑस्टर जी ने की थी। किसने? ऑस्टर जी ने। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्टर जी ने की थी। आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, ना कि लाइक कर रहे हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। अगला है हमारा क्वेश्चन, क्या है अगला? चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। चुंबकीय बल की प्राकृतिक होती है, बताइएगा कैसा होता है? चुंबकीय बल की प्रकृति कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा? काल्पनिक होता है, सॉरी। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है। कैसा? काल्पनिक होता है। अगला देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, बताएं क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जन्नित्र कहते हैं। क्या है? जन्नित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्नित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जन्नित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जन्नित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्नित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्नित्र कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है लघु पथन के समय, क्या है? लघु पथन के समय परिस्थितिक का प्रतिरोध क्या होता है? लघु पतन के समय परिस्थिति का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। 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 क्या होता है? लघु पतन के समय, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। अगला हम देखेंगे। अगला क्या है? नाभिकीय, क्या है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त, क्या है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। क्या है? बताइएगा फटाफट। क्या है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम, सॉरी क्या हो जा रहा है बार बार। यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। किस चीज़ का होता प्रयोग? यूरेनियम का। किस चीज़ का? यूरेनियम का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बताइएगा। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइएगा। क्या है? प्राकृतिक का स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? बताइएगा। किसका होता है? ये तो आपको पता होना चाहिए यह क्वेश्चन। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? बताइएगा। किसका अर्थ होता है? हाइड्रो का अर्थ जल होता है। क्या चीज़? हाइड्रो का अर्थ जल होता है। किसका? हाइड्रो का मतलब जल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला है हमारा क्या? अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक कल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? क्या है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक कल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? बताइएगा। बताइएगा। क्या होगा? बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया है? कौन सा हो जाएगा? जो एक से निकल कर दूसरे में चल जाता है। कौन सा? NaCl। कौन हो जाएगा? NaCl। कौन सा? NaCl। कौन हो जाएगा? NaCl। कौन हो जाएगा? NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl विलियम एवं कॉपर धातु। कौन हो जाएगा? NaCl विलियम एवं कॉपर धातु। क्या हो जाएगा? NaCl। चलिए अगला क्या है? अगला है हमारा, अगला है शाक सब्जियों। शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या है? शाक सब्जियों का विघटन होकर
कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइएगा। क्या हो जाएगा, बताइएगा। साग सब्जी जब विघटित होती है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, ढेर सारी ऊर्जा। क्या होता है, ऊर्जा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसके क्या हो जाएगा ऑप्शन, उष्म क्षेपी। क्या हो जाएगा, उष्म क्षेपी। क्या है, उष्म क्षेपी होगा। हमारा क्वेश्चन ये है क्या, साग सब्जी का विघटन होकर, क्या है, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट, क्या है, कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण, किस अभिक्रिया का उदाहरण है पूछ रहा है। क्या है, उष्मा क्षेपी। क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से, क्या है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण का, क्या है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्या है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, बताइएगा फटाफट आप लोग। बताइएगा, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्या है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। कौन कौन इसमें, देखिए दही हो जाएगा, भोजन का पचना भी हो जाएगा, श्वसन भी होगा, और कौन नहीं होगा इसमें, अवक्षेपण नहीं होगा। कौन सा, अवक्षेपण नहीं होगा। कौन होगा, अवक्षेपण नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा। कौन हो जाएगा, C6H12O6। कौन हो जाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, 31 नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन, क्या है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। कौन से समीकरण संतुलित नहीं है, बताइएगा फटाफट। कौन है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। बताइएगा, क्या है, निम्नलिखित में कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है। कौन सी समीकरण निम्नलिखित में संतुलित नहीं है, कौन सा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट बताइएगा कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। कौन सा समीकरण संतुलित नहीं होगा, डी नंबर। कौन सा, डी नंबर समीकरण संतुलित नहीं होगा। कौन सा, डी नंबर समीकरण संतुलित नहीं होगा। PbNO3 का इंटू PbO प्लस NO2 प्लस O2 कौन होगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा संतुलित नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीले कर देता है। क्या है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीले कर देता है तो उसका पीएच संभवतः क्या होगा। क्या होगा उसका पीएच, उसका पीएच मान क्या होगा, बताइएगा फटाफट। क्वेश्चन ही हमारा क्या है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान पूछ रहा है। क्या है, उसका पीएच मान कितना होगा, बताइएगा। उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 11, यानी 7 से ज़्यादा होता है। छलनी का पीएच मान जो होता है वो होता है कितना, 7 से ज़्यादा, यानी 7 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, 11। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है हमारा, यशद पुष्प क्या है, बताइएगा। यशद पुष्प क्या है, यदस पुष्प क्या है, क्या है, जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO। क्या होगा, ZnO। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है हमारा निम्नलिखित में क्या है, अगला है हमारा निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूषित कर देता है। क्या है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूषित कर देता है, कौन सा बताइएगा। CO2, कौन, CO2। निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, सॉरी क्या है, दूधिया कर देता है। CO2 कौन हो जाएगा, CO2 कौन हो जाएगा, CO2। चलिए अगला देखते हैं। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, बताइएगा। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, बताइएगा। मधुमक्खी के डंक में कौन सा, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथोनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी जब काटता है तो उसमें जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, मेथोनोइक अम्ल होता है। कौन सा, मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4, CaSO4 हाफ H2O। क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O, यानी क्या होगा, B होगा सही। क्या कौन सा, B होगा। CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4 प्लस CaSO4 हाफ H2O। क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O। चलिए आगे का देखते हैं। अगला है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है, बताइएगा। क्या बनाता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या चीज़ बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण बनाता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो बताइएगा इस सीजन में किसका किसका टारगेट है, एकदम 90 ऑफ 90 लाना है। किसका किसका टारगेट है, बताइएगा। कितना, 90 आउट ऑफ 90 लाना है साइंस में। कितना, 90 आउट ऑफ 90, 100 में 90 आउट ऑफ 90 लाना है। चलिए आगे देखते हैं। क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होता है। क्या है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होता है, किसमें, फास्फोरस में होती है। किसमें, फास्फोरस में होता है, फास्फोरस में होता है। किसमें, फास्फोरस में होता है। चलिए अगला देखते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्या है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, बताइएगा। किसका है, कॉपर का। किसका, कॉपर का है। किसका, कॉपर का है। चलिए ऑक्सीजन, क्या है अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होती है, संयोजकता पूछ रहे हैं, यानी वैलेंसी। ऑक्सीजन का संयोजकता कितनी होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गंधक की परमाणु संख्या है कितना। गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है, कितना, गंधक की परमाणु संख्या कितना होगा, 16, 16। कितना होगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। चलिए आगे देखते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन, अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं, बताइएगा। अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं, अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं। अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं, बताइएगा। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह,
यानी CO को क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या चीज़, कार्बोनिल समूह। चलिए अगली कहते हैं वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, किस गैस का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग में। आप लोग दुकान पे गए होंगे, वेल्डिंग दुकान पे, वहाँ जो वेल्डिंग करता है कोई भी चीज़ का, उसमें जो गैस रहता है कौन सा गैस रहता है, कौन सा गैस रहता है, एथीन गैस का प्रयोग होता है। वेल्डिंग में एथीन गैस का प्रयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, बताइएगा। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य, किस वर्ग के क्या है, 14वां सदस्य। कितना, 14वां सदस्य है। अगला देखते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, इथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्या है, इथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, कितने, बताइएगा। कितने संयोजक बंधन होते हैं, कितने होते हैं, 3 संयोजक बंधन होते हैं। कितने, 3 संयोजक बंधन होते हैं। कितने, 3 संयोजक बंधन होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 50 तक आज हम देखते हैं, इस सेशन में देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजेन है। क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजेन है, क्या है, हैलोजेन है, बताइएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, यानी F हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। कौन सा, फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। कितने, 7 होते हैं। कितने, 7 आवर्त होते हैं। अगला है, क्या है, बताइएगा। अगला क्या है हमारा, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी, बताइएगा। परमाणु संख्या कितना है, 19। कितना है, 19। तो उसका संयोजकता पूछ रहा है, उसका संयोजकता कितना हो जाएगा, उसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना, 1 हो जाएगा, 1 होता है। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं, बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। क्या है, स्तंभों की संख्या क्या होती है, बताइएगा। क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर सतहों की क्या कितनी होती है, बताइएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना, 18 हो जाएगा। इस सेशन में हमने 50 तक पूरे ऑब्जेक्टिव कवर किए, और इसके बाद हम अगले सेशन में आपको इसी मॉडल पेपर के जितने भी बचे हुए हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वह शाम में फिर से 5 बजे लेके आप लोग के समक्ष हम आएंगे। तो बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। आज का सेशन अगर एकदम बढ़िया मज़ेदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं सेशन को। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास इससे भी आगे, इससे भी मज़ेदार तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं। आई लव, टेक केयर। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के।